हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में 20 फरवरी 2024 को जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर था जीके का, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर की हम शुरू करते हैं और वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गायक बना? यानी वो कौन सा पहला भारतीय संगीतकार था जिसे भारत रत्न दिया गया था? ऑप्शंस हैं आपके जाकिर हुसैन, AR रहमान, MS सुब्बुलक्ष्मी और RD बर्मन। चौथा ऑप्शन है आपका RD बर्मन। तो इसका जो सही आंसर है वो है MS सुब्बुलक्ष्मी, यानी ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा। MS सुब्बुलक्ष्मी, जिनका नाम था मदुरै सन्मुख वादिव सुब्बुलक्ष्मी, इन्हें इस नाम से इनका पूरा नाम था MS का, और इनको ही पहली बार भारत रत्न दिया गया था। अच्छा, भारत रत्न जो है ये इनको 1998 में मिला था, यानी 1998 में मिला था। इनको जो सेकंड सम्मान है पद्म विभूषण, वो दिया गया था 1975 में, और जो पद्म भूषण है वो दिया गया था 1954 में। तो MS सुब्बुलक्ष्मी जो हैं इनको भारत रत्न मिला था 1998 में, और पद्म विभूषण मिला था 1975 में, और आपका पद्म भूषण मिला था 1954 में। अच्छा, जो भारत रत्न है इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1954 से। क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था? तो सबसे पहले जो भारत रत्न है वो दिया गया था 3 लोगों को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और सिराज गोपालाचारी। इन तीनों लोगों को 1954 में पहली बार भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस भारतीय नर्तक ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? इसके ऑप्शंस हैं अरुण मोहंती, अखम लक्ष्मी देवी, सुरूपा सेन, एलम इंदिरा देवी। तो इसके ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, यानी सुरूपा सेन ने। यानी 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है वो आपका जीता था सुरूपा सेन ने, यानी ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा। अच्छा, जो ओडिसी है ये एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या है 8। ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय जो नृत्य हैं यानी क्लासिकल जो डांसेज हैं उनकी संख्या है आपकी 8। कौन कौन से हैं ये? तो भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और सत्रिया। अच्छा, भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु का। कथक कहाँ है? यूपी का। और कथकली केरल का है। मणिपुरी तो नाम से स्पष्ट होता है मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ओडिसी उड़ीसा का। और सत्रिया असम का। अच्छा, ये तो क्लासिकल जो डांस हैं वो इनकी संख्या 8 है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। लेकिन संस्कृति मंत्रालय क्लासिकल डांस की संख्या 9 मानता है, और 9वां मानता है वो किसको? छऊ को। और छऊ भी कहाँ का है? जहाँ का सत्रिया यानी असम का है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक हैं उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो कितने वर्ष की आयु के बीच प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये जो भाग 4 है संविधान का उसके अनुसार। तो हमें ऑफिशियली हमें पता है कि इसी जैसे ऑप्शन दे रखे हैं 2 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 4 से 14 वर्ष। तो इसका सबको पता है 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है उसको शिक्षा का अधिकार है, ऐसा भाग 4 में कहा गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जिसके तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु का जो बच्चा है उसके लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर B सही होगा, यानी 6 से 14 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है? यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें सबसे प्रारंभिक लेखन शैली कौन सी है? तो 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे आपके, पाली लिपि और सिंधु लिपि और संस्कृत लिपि और एक है आपका ब्राह्मी लिपि। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। इनमें से
कौन सी प्रारंभिक लेखन शैली है भारतीय उपमहाद्वीप की? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी सिंधु लिपि। ये सबसे प्राचीन, यानी कह सकते हो सबसे प्रारंभिक लेखन शैली है सिंधु लिपि। इसका जो प्रयोग है सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके द्वारा किया गया था, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है और इसका उपयोग किया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं, ये मिसप्रिंट हुआ है, मैं नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ में है, हाँ यहाँ पे सिर्फ में है, महिलाओं की कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? यानी जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 जो पारित हुआ है अभी, उसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं? तो ऑप्शंस हैं 2/3 यानी 2/3, 1/3, 1/4 या आधा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/3, यानी 1/3 सीटें रिजर्व की गई हैं। अभी 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत महिला आरक्षण विधेयक 2023 लागू किया गया था, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। इस महिला आरक्षण विधेयक 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। इस विधेयक के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की जो सीटें हैं वो 1/3 यानी आरक्षित कर दी गई हैं, यानी 1/3 महिलाएं अवश्य होंगी। और इस विधेयक के तहत आपने देख लिया 1/3 जो सीटें हैं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षित होंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के किस घराने कथक नृत्य के कालिका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे? यानी जो कालिका बिंदादीन घराना है ये कहाँ पड़ता है? तो ये सबको पता है, जैसे इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लखनऊ, हैदराबाद, आगरा, ग्वालियर। तो ये हम सबको पता है कि जो पंडित बिरजू महाराज थे वो लखनऊ घराने संबंधित थे, कालिका बिंदादीन घराने से। तो जो पंडित बिरजू महाराज थे ये एक भारतीय नर्तक थे, संगीतकार और गायक भी थे, और ये कालिका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। कालिका बिंदादीन जो घराना था कथक नृत्य की लखनऊ शैली से जुड़ा हुआ है। अच्छा, जो पंडित बिरजू महाराज हैं इनसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनको पद्म विभूषण मिला था 1986 में, और इनका पूरा नाम था पंडित बृजमोहन मिश्रा। इनका अभी निधन हुआ है जनवरी 2022 में। इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था सन 2012 में। इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था सन 2012 में। और किस मूवी के लिए मिला था? तो वो मूवी थी उन्नाई कनाथू। अच्छा, जो कथक शब्द है ये किसमें शब्द है? पंडित बिरजू महाराज जो हैं ये कथक नृत्य से संबंधित है ना। तो जो कथक शब्द है, इस कथक जो शब्द है इसको लिया गया है संस्कृत शब्द कथा से, जिसका मतलब होता है कहानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एथलेटिक्स में IAAF यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन विश्व चैंपियन डैश से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। यानी कब से जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है IAAF की वो पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है? तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं आपको 1997 यानी 1997, 1995, 1993 और 1991। तो इसका सही आंसर है 1997। 1997 से ये जो एथलेटिक्स में IAAF वर्ल्ड चैम्पियनशिप है ये पेशेवर प्रतियोगिता बन गई, यानी कंटिन्यू होती है। अच्छा, IAAF जो है यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 17 जुलाई 1912 को। इसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1912 को। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है स्टॉकहोम में, जो स्वीडन पड़ता है। स्टॉकहोम स्वीडन में पड़ता है। इसका पहले जब 1912 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो IAAF का फुल फॉर्म था आपका इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, लेकिन 2001 में इसका नाम पड़ा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। लेकिन अभी 2019 में इसका IAAF जो है इसका नाम हो गया है विश्व एथलेटिक्स यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के योजना आयोग के स्थान पर
योजना आयोग के स्थान पर 2015 में कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। तो योजना आयोग की जगह आ गया था आपका नीति आयोग। अच्छा, नीति आयोग आ गया था। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? NITI का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की जगह इसने ली थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसने योजना आयोग की स्थापना ले ली थी। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है देश का प्रधानमंत्री, यानी अभी हमारे इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वारस हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है, इसे किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ऑप्शंस हैं वारली और कोकना, संथाल या मुंडा, या फिर एक ऑप्शन और है आपका गोंड और भील। तो ये जो त्यौहार है ये मनाया जाता है, वारस हिंदू त्यौहार जो है ये मनाया जाता है वारली और कोकना जनजाति के द्वारा। अच्छा, वारली और कोकना जो जनजातियाँ हैं ये मुख्यतः गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। ये गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। कौन सी जनजातियाँ? वारली और कोकना जनजातियाँ। तो ये इनका एक त्यौहार है, वारस त्यौहार है जो दिवाली के समान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं आपके फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन। तो जो रंगास्वामी कप है वो आपका संबंधित है किससे? हॉकी से। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है आपका? हॉकी से। अच्छा, ये रंगास्वामी कप हॉकी संबंधित है। हॉकी से कुछ और कप हैं जिनके नाम हैं आपके यहाँ पे बीटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफ़ी, आगा खां कप, या फिर ध्यानचंद ट्रॉफ़ी आगा खां कप हो गया, बॉम्बे गोल्ड भी होता है, और हाँ एक और है लेडी रतन ट्रॉफ़ी या नेहरू ट्रॉफ़ी या मास्टर्स चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। ये बॉम्बे गोल्ड याद रखना, रंगास्वामी कप तो है और बॉम्बे गोल्ड ये पूछा गया है। बॉम्बे गोल्ड जो है वो भी आपका हॉकी से संबंधित है। और ध्यानचंद से तो पता ही चल जाएगा क्योंकि हॉकी का जादूगर कहा जाता है किसे? मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी का जादूगर जिन्हें कहा जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस पे हम खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। अच्छा, और अब बात कर लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे बात आई है हॉकी की, तो हॉकी का एक ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसे कहते हैं FIH, द फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। इसकी जो FIH है इसकी जो स्थापना हुई थी FIH, द फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में। और हॉकी आपका भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। और इससे और क्वेश्चन क्या आ सकता है? हाँ, जो भारतीय हॉकी टीम है इसने हॉकी में ही सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। और जैसे ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा अगर जीते हैं तो वो हॉकी टीम ने ही जीते हैं। भारत के कितने मेडल जीते हैं? तो वो 8 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक में, 1928 में, 1932 में, 1936 में और 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980। 1980 वाला जो हुआ था 8वां, ये मॉस्को में हुआ था। यहाँ पे भी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो हुआ है इसमें इंडियन हॉकी टीम ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। और पेरिस ओलंपिक जो 2024 में भी हो रहा है यहाँ पे भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अच्छा, भारत ने 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। कहाँ पे हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप? कुआलालंपुर मलेशिया में। किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के 2-1 से हराया था पाकिस्तान को। वहाँ पे भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था 1975 में। अच्छा, हॉकी का पहला वर्ल्ड कप कब आयोजित किया गया था? तो 1971 में बार्सिलोना में हॉकी का पहला वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस तो मनाते हैं हम 29 अगस्त को, हमने देख लिया, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का जो स्टेडियम है वो कहाँ पे है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा हॉकी का जो स्टेडियम है वो है हिमाचल प्रदेश के सिलारू में। हिमाचल प्रदेश के सिलारू में भारत का जो स्टेडियम है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है, उड़ीसा में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। और ये जो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है इसमें 20,011 स्थायी सीटें हैं, यानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 19 जनवरी 2023 को
इसे दुनिया का सबसे बड़ा पूरी तरह बैठने वाला हॉकी स्टेडियम घोषित किया था। जो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया 2023 में। और सबसे ऊंचाई पे आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है, सिलारू में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC किसके द्वारा एक पहल है? ONDC जो है ये किसके द्वारा एक पहल है? तो ऑप्शन है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, या उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, या नीति आयोग। तो जो ONDC है ना, इसकी स्थापना की गई है, जैसे जो ONDC है इसका फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसकी जो शुरुआत की गई है 2021 में की गई थी। इसे भारत सरकार ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉन्च किया था। भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉन्च किया था। इसका मकसद ये था जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं ना, उनको टक्कर देने के लिए। तो इसका जो सही होगा वो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने इसे शुरू किया था। इसका मकसद ये था कि जो छोटे व्यापारी हैं वो ONDC प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी चीज़ों को सेल कर पाएँ, यानी बेच पाएँ, और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनको टक्कर दे पाएँ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप है। तो जो मुद्रा आपूर्ति है उसका सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप है M3। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की गई थी। यानी जो आर्थिक जनगणना, यहाँ पे बात हो रही है आर्थिक जनगणना की, जनसंख्या जनगणना की नहीं हो रही है। आर्थिक जनगणना जो भारत की पहली हुई थी वो सबसे पहले पूरे देश में कब आयोजित की गई थी? लक्षद्वीप को छोड़कर, यानी उसमें लक्षद्वीप शामिल नहीं था। तो जो आर्थिक जनगणना थी वो पूरे देश में कब की गई थी? ऑप्शंस हैं आपके 1977, 1997, 1967, 1987। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो आर्थिक जनगणना है वो 1977 में शुरू की गई थी। अच्छा, और जनसंख्या जनगणना कब शुरू की गई थी? वो 1872 में शुरू की गई थी, लेकिन नियमित रूप से 1881 में शुरू की गई थी। तो जो आर्थिक जनगणना है ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है। तो ये शुरुआत की गई थी इसकी कब? 1977 में। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये तो सबको पता है, ज्योतिराव फूले थे सत्य शोधक समाज के संस्थापक। इसकी जो स्थापना है 1873 में हुई थी महाराष्ट्र में। ज्योतिराव जो फूले थे इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं, जैसे गुलामगिरी। क्वेश्चन अच्छा है, गुलामगिरी जो है कृति है या रचना है किसकी है? तो वो है गुलामगिरी ज्योतिराव फूले की रचना है। या फिर किसानों की चाबुक, जिसे सत्य कारायचा अशुद्ध भी कहा जाता है। किसानों की चाबुक और गुलामगिरी ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? तो ये हैं ज्योतिराव फूले की। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन है हमारा 23 मई 2000 मई होगा, यहाँ पे 23 मई होगा। 23 मई 2023 को भारतीय स्पर्धा आयोग यानी CCI भारतीय स्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी रवनीत कौर को शामिल किया गया अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन है, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था, जब आवर साड़ी बना रहा था मेंडलीव, तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो इसका भी सिंपल सा है, उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। अभी कितने तत्वों की मतलब ज्ञात हैं हमें? तो वो हैं 118। अभी कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। अच्छा, मेंडलीव जो था इसका पूरा नाम था दिमित्री मेंडलीव। ये एक रूसी वैज्ञानिक था, ये एक रशियन वैज्ञानिक था। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि नोबल गैस यानी अक्रिय गैसें कितनी है? तो अक्रिय गैसों की संख्या 6 है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, न्यायाधीश को निलंबित करने के संबंध में नीचे दिए गए प्रश्न को पूरा कीजिए। यानी अगर किसी न्यायाधीश को निलंबित करना है
तो नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा सही होगा? यानी भारतीय संविधान क्या कर सकता है? न्यायाधीश को निलंबित मतलब कोई जज है उसको सस्पेंड करना है हमें, तो भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। केवल उच्च न्यायालय के, पहला ऑप्शन है केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निलंबित करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, यानी केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निलंबित, यानी भारत का जो संविधान है केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मतलब निलंबित करने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है, तो ये तो सही नहीं होगा आपका। अगला देखते हैं हम, न्यायाधीशों को निलंबित करने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अच्छा, ये तो सही लग रहा है। आगे देखते हैं, इसमें न्यायाधीशों को निलंबित करने के लिए कोई, ये तो गलत है, ऐसा तो है ही नहीं कोई प्रक्रिया ना हो। फिर आगे देखते हैं, न्यायाधीशों को निलंबित करने के लिए बहुत ही लचीली, ऐसा कुछ नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। न्यायाधीशों को निलंबित करने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अच्छा, न्यायाधीशों को हटाने के लिए वैसे जो प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 और अनुच्छेद 217(1) के बी में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 18वां क्वेश्चन है, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसका नॉलेज होता नहीं है सबको। जिन्होंने बैडमिंटन खेला है या फिर जिन्होंने उसके बारे में अच्छे से जानकारी है वो तो कर लेगा, लेकिन जिसने सिर्फ पढ़ा है वो तो नहीं कर पाएगा। जैसे इसका है, बैडमिंटन के संबंध में कौन सा कथन सही है? बैडमिंटन, पहला दिया है कथन, बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबर हो तो सर्वर बाएँ, ये बाएँ है, बाएँ सर्विस कोर्ट से सर्विस करता है, या फिर दूसरा है, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो इसका आपका सही होगा, ऑप्शंस देखते हैं इसका। ऑप्शन है इसका केवल एक और दो दोनों, केवल दो, या ना तो एक और ना दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ना तो एक ना तो दो, यानी दोनों में से कोई सही नहीं होगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है, मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? यानी भयमुक्त बनाने के लिए, जिसने मतलब माफियाओं का सफाया किया हो, तो वो हैं आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ। उनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मई 2023 में। अगला देखते हैं हम, 20वां, ये करंट का क्वेश्चन था। 20वां है, किसी डॉट में डैश है, किसी देश या देश के किसी सुपरिभाषित भाग के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने, प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर मान लो कोई देश है या देश के, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर कोई देश है या देश के किसी सुपरिभाषित भाग, यानी देश का कोई पर्टिकुलर भाग है, वहाँ के सारे व्यक्तियों यानी सभी आदमियों से उनकी संबंधित जनसांख्यिकी, यानी उनकी जनसंख्या के बारे में, यानी कितने लोग हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों, यानी उनका जो आर्थिक और सामाजिक आंकड़ा है, उनको एक विशिष्ट समय पर, एक पर्टिकुलर टाइम पे एकत्रित किया जाए, यानी एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जनसंख्या कहलाती है। तो जनसंख्या तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जनसंख्या तो क्या होती है? लोगों की संख्या जनसंख्या होती है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण या जनसंख्या जनगणना या संविधान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जनसंख्या जनगणना, यानी वो जनगणना कहलाती है। जनसंख्या जनगणना है, भारत में पहली बार कब हुई थी? तो 1872 में भारत में जनसंख्या जनगणना हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो। लेकिन नियमित रूप से कब हुई? नियमित रूप से जनसंख्या जनगणना हुई आपकी भारत में 1881। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे, 1881 में। इस टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपन। लेकिन स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1951 में। स्वतंत्र भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1951 में। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में पूछे गए थे 20 फरवरी 2024 को पहली शिफ्ट में, जिसका हमने जीके के जो 20 क्वेश्चन थे इनके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको इनमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या फिर और भी आप किसी भी एग्ज़ाम का जीके का जो प्रश्न है या क्वेश्चन है उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।